वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो है वो नर्वस टिश्यू के ऊपर बेस्ड है। नर्वस टिश्यू जो कि टिश्यू चैप्टर जो क्लास 9th का थर्ड चैप्टर है, टिश्यूज इन एक्शन, उसका एक टॉपिक है। एनिमल टिश्यू का सब टॉपिक है। नर्वस टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा हम लोगों ने देखा था और मैंने आपको बोला था, जब मैं टिश्यू वाला चैप्टर आपको वीडियो में समझा रहा था, तो मैंने आपको बोला था कि जो टाइप्स ऑफ टिश्यू है हम सब टॉपिक के फॉर्म में अलग अलग वीडियो बना के लेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक कॉल्ड एज नर्वस टिश्यू। तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, नर्वस टिश्यू क्या है, कैसे काम करता है और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है। अगर आपसे पूछा जाए विच इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ योर बॉडी, तो आपको बोलना है न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है यानी नर्व सेल जो है वो आपकी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल है। अब टिश्यू किससे बने हैं? टिश्यू सेल से बने हैं। तो न्यूरॉन एक सेल है, नर्व सेल या न्यूरॉन एक सेल है। उसके जो ग्रुप को हम नर्वस टिश्यू बोलेंगे। तो नर्वस टिश्यू में नथिंग बट हम न्यूरॉन का डायग्राम यानी न्यूरॉन के सेल का डायग्राम ही देखने वाले हैं, नर्व सेल का ही डायग्राम देखने वाले हैं। अब काम तो ये सब सेल्स एक साथ ही करेंगे ना, न्यूरॉन सेल सब मिलके ही काम करेंगे। तो हम इसको नर्वस टिश्यू में पढ़ते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं जिस तरीके से स्क्रीन पे कि व्हाट इज इट, ये क्या है। तो आप लोगों को यहाँ दिख रहा है कि अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू मेड अप ऑफ नर्व सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स डिजाइन टू कैरी इलेक्ट्रिकल मैसेजेस। अब जैसे आपके घर में पूरा इलेक्ट्रिकल लाइन है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, किससे आ रही है? तो आप बोलेंगे कॉपर वायर की हेल्प से आ रही है। वो जो कॉपर वायर है जो इलेक्ट्रिसिटी को लेके आ रहा है, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी अगर रन करती है जिस डायरेक्शन में, उसके जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स रन करते हैं। ये आप लोग केमिस्ट्री में फिजिक्स में पढ़ते हैं आप लोग, है ना। तो जो इलेक्ट्रिसिटी रन कर रही है वो किसके थ्रू रन कर रही है? वो कॉपर वायर के थ्रू रन कर रही है। तो आपकी बॉडी में वो वायरिंग है क्या? वो वायरिंग न्यूरॉन से बनी हुई है। तो जो न्यूरॉन है ना, ये लॉन्गर सेल्स होते हैं। अभी हम इसका डायग्राम देखेंगे। ये अप टू 1 मीटर लॉन्ग, यानी अगर इसकी मैक्सिमम लेंथ देखें तो ये 1 मीटर, आपको पता है 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो वो आपकी जो छोटी वाली स्केल होती है 15 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, तो अब आप हिसाब लगा लो उस हिसाब से कि कितनी स्केल्स आपको लग जाएगी। तो इतना लंबा एक न्यूरॉन हो सकता है, ये मैक्सिमम लेंथ बताइए। ऐसा नहीं कि हर न्यूरॉन 1 मीटर का ही होगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ योर बॉडी। कहाँ मिलता है? तो आपसे पूछे कि ये न्यूरॉन सेल कहाँ मिलेगी, तो सबसे ज्यादा नर्व सेल आपके ब्रेन में मिलती है। आपका जो ब्रेन है, जिसमें मेमोरी है, जिसमें इंटेलिजेंस है, जिसमें आईक्यू है, जिसमें रीजनिंग है, जिसमें मैथमेटिक्स है, जिसमें लॉजिक है, जिसमें क्रिएटिविटी है, ये सब आपके ब्रेन के फंक्शंस है स्टूडेंट्स। तो ब्रेन में सबसे ज्यादा अगर कुछ मिलता है तो आप बोलेंगे न्यूरॉन ही मिलते हैं, यानी ब्रेन सेल्स को हम न्यूरॉन कहते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पे एक मजे की बात बताता हूँ कि आपकी जो ब्रेन की सेल्स होती है ना, न्यूरॉन सेल्स जो होती है, ये रिप्लेस नहीं होती। यानी कि ये ऐसा नहीं होगा कि इसकी डेथ हो जाएगी तो ये नई सेल्स आ जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा अगर ऐसा हुआ कि ब्रेन की सेल की डेथ हो गई, तो सपोज आज मैं आपके सामने आया, आपने बोला हाँ मयूर सर बायोलॉजी पढ़ाते हैं। कल मैं आया तो आपने बोला आप कौन? क्यों ऐसा आपने बोला? क्योंकि आपकी उस ब्रेन की सेल की डेथ हो चुकी है। तो ब्रेन की सेल्स की कभी डेथ नहीं होना चाहिए। तो आपकी जो बचपन की मेमोरी है वो भी आपको याद रहती है बुढ़ापे तक। अच्छा, कई लोग याद जिन कुछ लोगों को याद नहीं रहता, वो भूलने लगते हैं। क्यों भूलने लगते हैं? वो इसलिए भूलने लगते हैं क्योंकि उनकी जो ब्रेन की जो सेल्स है वो कहीं ना कहीं डिजनरेट होने लग गई है। तो ज्यादा डिप्रेशन में जाने से, बहुत एंजाइटी में जाने से, या कहें बहुत ज्यादा सोचने से, ओवर थिंकिंग करने से ऐसा होता है कि आपकी जो ब्रेन की सेल्स है वो डिजनरेट होने लगती है। तो आपका जो याद कराया हुआ है, जो बचपन का याद कराया हुआ है, वो एक समय के बाद आप भूलने लगते हैं। तो ऐसा आपके साथ नहीं होगा, चिंता ना करें। ये एक उम्र के बाद हो सकता है, इसलिए हमेशा खुश रहना चाहिए। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो हमेशा खुश रहते हैं, तो बुढ़ापे में भी 90 इयर्स की एज में भी उनको वो सारी मेमोरी याद है कि मेरे बचपन में ये चीज हुई थी। ठीक है, तो खुश रहना ज्यादा जरूरी है। तो ब्रेन में होती स्पाइनल कॉर्ड, डेफिनेटली
आपका जो पूरी बॉडी का कनेक्शन है वो किसके थ्रू जुड़ा हुआ है? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। यानी अगर मेरे पैर में एक छोटा-सा काँटा भी चुभ गया, तो वो स्पाइनल कॉर्ड, अच्छा स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन में अंतर है। आप लोग इससे कभी कन्फ्यूज़ ना हो। बैकबोन क्या है? वो तो बोन है। जो 33 स्मॉलर बोन से बनी हुई है उसको आप बैकबोन कहते हैं। उस बैकबोन में जो कॉर्ड चल रही है न्यूरॉन की, एक न्यूरॉन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, जैसे इलेक्ट्रिसिटी किसमें फ्लो करती है? कॉपर वायर में। और कॉपर वायर किससे प्रोटेक्टेड रहता है? रबड़ से। तो जो रबड़ का जो कवरिंग होती है किसी कॉपर वायर में उसको आप बैकबोन समझ लो, और अंदर जो चल रहा है कॉपर वायर, दैट इज द आपका न्यूरॉन। तो ये जो नर्व सेल है जो अंदर चल रही है वो प्रोटेक्टेड है किससे? बोन से। तो 33 स्मॉलर बोन से उससे प्रोटेक्टेड है। तो ध्यान रखना स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरॉन्स है, और बॉडी में आपकी जो न्यूरॉन्स हैं सिर्फ ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में नहीं होते, पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। सबसे ज्यादा कहाँ है? तो ब्रेन में है। उसके बाद कहाँ है? स्पाइनल कॉर्ड में। और रेस्ट ऑफ द बॉडी में फिर पूरे न्यूरॉन्स फैले हुए हैं। वो इसलिए ताकि न्यूरॉन्स आपकी बॉडी में कहीं भी अगर मौजूद हो तो वो सिग्नल को कैच कर सके और उस सिग्नल को पहुंचा सके आपके ब्रेन तक। तो वन न्यूरॉन आफ्टर द अनदर इस तरीके से पूरा कनेक्टेड रहता है और आपके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आपके ब्रेन तक रिस्पॉन्सेस को, सिग्नल्स को पहुंचा देता है, फिर आपका ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है। ये स्पेशल क्यों है? इट इज द फास्टेस्ट टिश्यू इन द बॉडी। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। एक शेर तुम्हारे सामने आके खड़ा हो गया, ठीक है, तुमने शेर को देखा, शेर ने तुमको देखा, तुम दोनों ने एक दूसरे को देखा, क्या हुआ? तुम लोग डरे, शेर खुश हो गया। तो आपकी बॉडी में भी न्यूरॉन्स एक्टिव हुए, शेर की बॉडी में भी न्यूरॉन्स एक्टिव हुए हैं। उसके अंदर हैप्पीनेस हार्मोन आया है, तुम्हारे अंदर फियरिंग हार्मोन आया है। व्हिच इज द फियर फियर हार्मोन? दैट इज एड्रेनालिन। उसके अंदर जो हैप्पीनेस हार्मोन आया वो कौन सा है? डोपामाइन। पॉइंट टू बी नोटेड। इंपॉर्टेंट है किसके लिए? ओलंपियाड एग्जाम्स के लिए। जो हम आपको बात बता रहे हैं अदर टू योर कोर्स, ये छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि सिर्फ आपको एग्जाम के लिए, स्कूल एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना, आपको एक लंबी रेस का घोड़ा बनना है। आगे चल के आपको बड़ी बड़ी एग्जाम्स क्लियर करनी है। और ऐसा कभी नहीं होता कि आप एक ही बार में सारा ओलंपियाड के लिए पढ़ लोगे। आपको स्कूल की लेवल के जो टॉपिक्स है उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा इन डेप्थ जाना पड़ेगा। ठीक है। तो डोपामाइन इज द हैप्पीनेस हार्मोन एंड एड्रेनालिन इज द फियर हार्मोन। ये आप ध्यान रखिए। दूसरा, हम लोग एड्रेनालिन के बारे में क्लास 10th में भी पढ़ेंगे। फास्टेस्ट टिश्यू होता है कौन? नर्वस टिश्यू, क्योंकि जल्दी से सिग्नल पहुंचाना है। आपको पता है कितना जल्दी आपका पैर एक छोटा सा कांटा चुभने पर आप लोग उठा लेते हैं? कितना जल्दी हुआ? वो सिग्नल पूरा गया आपके स्पाइनल कॉर्ड तक और फिर वापस आया और आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया। कितना जल्दी रिस्पॉन्ड हुआ है। यानी कांटा चुभते ही आप एक्शन ले लेते हो, किसी को देखते ही आप एक्शन ले लेते हो। अगर आपकी एक फिंगर किसी दरवाजे में आ जाए, दरवाजे के हिंज में आ जाए, आप किसी फ्लेम के सामने फिंगर रख लो, एक रिफ्लेक्स एक्शन चलता है, आप एकदम से हाथ पीछे कर लेते हो। कितना जल्दी रिस्पॉन्ड होता है। यहाँ पे एक टाइमिंग दे रखा है 120 मीटर पर सेकंड, यानी 120 मीटर एक सेकंड में ट्रेवल कर रहा है। ये उसकी एक गति बता रखी, स्पीड बता रखी। ये स्ट्रक्चर है बेटा ये न्यूरॉन का। ये न्यूरॉन आपकी पूरी बॉडी में फैला हुआ। अब इसके डायग्राम को देख के आप पता लगा सकते हैं कि क्यों न्यूरॉन लॉन्गेस्ट सेल है आपकी बॉडी का, क्योंकि इसमें ये लंबी सी पूंछ दिख रही है। ये जो है लंबी सी पूंछ है इसको लॉन्गेस्ट सेल बनाती है। बाकी सभी सेल्स में ये वाला स्ट्रक्चर होता है। नॉर्मल सेल में ये वाला स्ट्रक्चर तो हो गई, लेकिन न्यूरॉन में ये जो फाइब्रस ब्रांचेस दे रखी जिसको डेंड्राइट और डेंड्रोन बोलते हैं, और ये लॉन्ग टेल दे रखी जिसको एक्सोन बोलते हैं, बिकॉज ऑफ this particular cell becomes the longest cell of your body called as a nerve cell। ध्यान रखना, longest cell largest cell में अंतर होता है। ठीक है। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, इसमें तीन चीजें मेन है। आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, राइट द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन। तो आप क्या लिखेंगे? एक तो आप लिखेंगे साइटोन। ये जो स्ट्रक्चर है इसको साइटोन बोलते हैं, जिसको यहाँ सोमा बता रखा है, SOMA। ठीक है, साइटोन है ये। नेक्स्ट स्लाइड में अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ये साइटोन है। साइटोन मतलब मेन सेल बॉडी जो हर सेल में मिलती है। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। फिर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे जो ब्रांचेस है, ठीक है, इसको डेंड्रोन बोलते हैं। डेंड्रोन यहाँ लिखा नहीं है, दिस इज डेंड्रोन। और इसकी जो फर्दर ब्रांचेस है इसको डेंड्राइट बोलते हैं। ठीक है, फर्दर ब्रांचेस को डेंड्राइट बोलते हैं।
और इसको बोलते हैं डेंड्रोन। ठीक है, तो ये मेन सेल बॉडी हो गई, मेन सेल बॉडी से डेंड्रोन निकले और डेंड्रोन से फर्दर डेंड्राइट्स निकले हैं। ठीक है, सोमा यानी सेल बॉडी या इसको साइटोन भी बोल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज डेंड्रोन। ये है आपका डेंड्रोन। ठीक है, DENDRON, दिस इज कॉल्ड एज डेंड्रोन। ये आप ध्यान रखिएगा, दिस इज डेंड्रोन। और ये जो सोमा है दिस इज कॉल्ड एज सेल बॉडी या साइटोन। एक्चुअली सोमा मतलब बॉडी होता है, ये आप ध्यान रखिए। हमारी बॉडी में सोमेटिक सेल्स होती है, सोमेटिक क्रोमोसोम्स होते हैं, साइटोन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए ये जो एक्सॉन होता है ना, ये एक कवरिंग से प्रोटेक्टेड होता है जिसको माइलिन शीथ बोलते हैं। ये एक शॉक एब्जॉर्बिंग शीथ होती है। अच्छा, आपको पता है कि जो न्यूरॉन्स है ये पूरा जंजाल है एक तरीके का, ये पूरी बॉडी में फैला हुआ है। ये एक न्यूरॉन जा रहा है, दूसरा न्यूरॉन जा रहा है। सपोज ये दोनों न्यूरॉन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, अगर इस एक्सॉन में अगर माइलिन शीथ नहीं होती तो सोचो, एक न्यूरॉन का सिग्नल दूसरे न्यूरॉन को क्रॉस करता, वही एक न्यूरॉन का सिग्नल दूसरे न्यूरॉन को क्रॉस कर सकता था और यहाँ के सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में जा सकते थे। मतलब कांटा चुभा राइट पैर में और दर्द हो गया लेफ्ट पैर में, ये भी तो हो सकता था। तो एक्सॉन इज प्रोटेक्टेड बाय द माइलिन शीट, शॉक एब्जॉर्बिंग शीट है। ये जो क्रॉस कनेक्शंस होते हैं ना, उससे आपके न्यूरॉन्स को बचाती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। और ये जो माइलिन शीट होती है इसके अंदर सेल्स होती है जिसको श्वान सेल्स बोलते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, ये सेल्स हैं। एक्चुअली योर बॉडी इज कंपोज ऑफ द सेल्स ओनली। तो हर चीज सेल की बनी है। सेल के अलावा है क्या आपकी बॉडी में? पानी है, वाटर है, उसके अलावा तो कुछ बचा नहीं। डेड सेल्स होगी, लिविंग सेल्स होगी, ब्लड में सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आपकी बॉडी में सेल के अलावा कुछ है ही नहीं। तो अगर एक्सॉन भी कवर्ड अप है तो कुछ किसी न किसी सेलुलर स्ट्रक्चर से ही होगा। तो जो पूरा शीट लाइक स्ट्रक्चर है जिससे बना उसको आप श्वान सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये है नर्व एंडिंग। अब ये जो नर्व एंडिंग होती है इसको आप थोड़ा सा अगर समझे तो आप देखेंगे जो नर्व एंडिंग होती है यहाँ पर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ रहता है। हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं साइनेप्स के बारे में। साइनेप्स वो जंक्शन है जो दो न्यूरॉन के बीच में होता है, या कहें दो न्यूरॉन का जहाँ पे कनेक्शन होता है। एक्चुअली दोनों न्यूरॉन एग्जैक्टली कनेक्टेड नहीं होते, ये आप ध्यान रखना। ये गैप होता है, साइनेप्स एक गैप होता है। ठीक है, तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ नहीं है, हल्का सा गैप है। अब ये गैप का क्या काम है, यहाँ पर क्या होता है, तो आप ध्यान रखना, जब भी कोई सिग्नल ट्रेवल करता है अलोंग द न्यूरॉन वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में होता है, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे ही नर्व एंडिंग में जाता है, सपोज ये नर्व एंडिंग है, मतलब एक न्यूरॉन की एंडिंग है, यहाँ से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है, तो एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग यानी एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट। तो आप देखिए ये जो डेंड्राइट है ये अगले न्यूरॉन का कहीं ना कहीं यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, एक छोटा सा डायग्राम में फिर से बनाता हूँ, तो सपोज ये अगला न्यूरॉन है। ठीक है, ये सेल बॉडी है इसका, ये इसकी एक्सॉन है और यहाँ पर ये रिलीज हो रहे हैं बहुत सारे डेंड्रोन। ठीक है, और डेंड्रोन के फर्दर डेंड्राइट है, सपोज ये एक डेंड्राइट है। ठीक है, ठीक है, अब ये जो डेंड्राइट है इस एक्सॉन एंडिंग से या नर्व एंडिंग जो पिछले न्यूरॉन की है उनसे, उनके पास है, कनेक्टेड नहीं है, तो एक्सॉन की एंडिंग से निकलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। तो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल होके आया वो केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, वो केमिकल अगले न्यूरॉन पे रिसीव होगा और फिर से इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनकर ट्रेवल करेगा। यानी बिटवीन द टू न्यूरॉन्स जो सिग्नल होता है वो केमिकल के फॉर्म में होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर वर्ड, दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर उन केमिकल्स को कहते हैं। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए ये पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन बता रखे हैं, डेंड्राइट क्या है, सेल बॉडी क्या है, एक्सोन क्या है और माइलिन शीथ क्या है। ठीक है, तो डेंड्राइट या डेंड्रोन की बात करते हैं। बेसिकली आप यहाँ इसको डेंड्रोन लिखे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन डेंड्राइट लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। ब्रांच लाइक एक्सटेंशन हैं किसके? सेल बॉडी के।
ठीक है, that receive signals from other neurons, जैसा मैंने अभी बताया। the word dendrite comes from Greek meaning tree branch, ये ग्रीक में इसको ब्रांच ऑफ द ट्री बोलते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। सेल बॉडी आपको बताया था कंट्रोल सेंटर ऑफ द न्यूरॉन, मतलब मेन सेंटर जो जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कंटेन्स द न्यूक्लियस, ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल हैपन हियर। यहाँ सभी मेटाबॉलिक मतलब न्यूरॉन, कहें कि न्यूरॉन के अंदर अभी सारी प्रोसेस चल रही तो सेल बॉडी में ही चल रही है, जैसे किसी भी पर्टिकुलर सेल में चल रही तो सेल में चल रही। ठीक है, क्योंकि उसके पास उतना जो मेन स्ट्रक्चर है दैट इज द सेल बॉडी। बाकी फर्दर उसकी एक्सोन और डेंड्रोन ब्रांचेस है। एक्सोन क्या है? लॉन्ग फाइबर दैट सेंड इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, कैन बी अप टू 1 मीटर लॉन्ग इन ह्यूमंस कवर्ड बाय माइलिन शीथ। जैसा मैंने बताया कि लंबा सा एक लॉन्गर स्ट्रक्चर है जो कि माइलिन शीथ से प्रोटेक्टेड है, और वो माइलिन शीथ क्या है? अ फैटी कवरिंग अराउंड द एक्सोन, एक्सोन के अराउंड एक फैटी कवरिंग है, इंसुलेशन प्रोवाइड करा देती है। अच्छा, ये स्पीड अप भी कर देती है सिग्नल को और एक्सोन को प्रोटेक्ट भी करती है। ये ध्यान रखना कि आप आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये स्पीड अप कर देती है सिग्नल्स को। देखिए, ये साइनेप्स की बात करते हैं, जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया। अब ये एक्सोन टर्मिनल क्या है? मतलब ये वही एक्सोन एंडिंग की बात कर रहे हैं, एक एक्सोन की एंडिंग और अगले न्यूरॉन की स्टार्टिंग। ठीक है, तो ये नेक्स्ट न्यूरॉन डेंड्राइट है और ये पहले न्यूरॉन का एक्सोन टर्मिनल, टर्मिनल मतलब लास्ट पॉइंट। अब देखो, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट या साइनेप्स बता रखा है, ये गैप है बेटा, ये गैप है। कभी भी दो न्यूरॉन कनेक्टेड नहीं होते, देयर इज अ गैप इन बिटवीन दैट टू। ठीक है, अब वो जो गैप होता है उसको न्यूरोट्रांसमीटर्स वहां पे रिलीज होते हैं। आपसे पूछा जाएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ से रिलीज होते हैं और कहाँ रिसीव होते हैं। आप बोलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर हमेशा एक्सॉन के एंडिंग यानी टर्मिनल से रिसीव हो, सॉरी, से रिलीज होते हैं। ठीक है, और रिसीव कहाँ होते हैं? डेंड्राइट की स्टार्टिंग पे। तो आपसे पूछा जाएगा क्या उल्टा हो सकता है, डेंड्राइट से निकल के एक्सॉन टर्मिनल पे रिसीव हो? तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स तो इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो वो आपसे पूछा जाएगा कि साइनेप्स इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो या इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो, राइट या रॉन्ग? आप बोलेंगे यस इट इज यूनिडायरेक्शनल, बिकॉज neurotransmitters are always released from the terminal of the axon या axon ending and are received on the tip of the dendrite because the dendrite contains the receptors to receive those neurotransmitters। इनके पास रिसेप्टर्स हैं। आप लोगों को लिखना है ऐसा क्यों? इसलिए बिकॉज रिसेप्टर्स यानी रिसीविंग पॉइंट इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द डेंड्राइट इटसेल्फ, और जहां से रिलीज हो रहा है, releasing structure is present on the axon terminal only. That is why it is always a unidirectional flow. Okay, तो डेफिनेशन क्या है? साइनेप्स इज द टाइनी गैप बिटवीन द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। हाउ इट वर्क्स? when the impulse reaches the axon terminal, it releases chemicals called neurotransmitters which cross the gap and excite the next neuron। गैप को क्रॉस किया और नेक्स्ट न्यूरॉन को उसने एक्साइट कर दिया। की फैक्ट क्या है? सिग्नल्स कैन ट्रेवल ओनली इन वन वे अक्रॉस द सिनेप्स फ्रॉम एक्सॉन टर्मिनल टू डेंड्राइट, नेवर बैकवर्ड्स। क्यों पीछे नहीं जाएगा? आपको जैसा बताया, क्योंकि रिसेप्टर्स हमेशा डेंड्राइट्स पर है और रिलीज होने के लिए जो मटेरियल्स हैं वो सिर्फ एक्सॉन टर्मिनल्स पे है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, ये कुछ चीजें जो हम लोगों ने पढ़ी है। Nervous tissue is made up of neurons, the longest cells in the body. A neuron has three main parts: dendrites, cell body as cytone or axon. Got the point? Next, axon is covered by myelin sheath, acts as an insulation and speeds up the signal. सिग्नल को स्पीड अप कर देगा, और इंसुलेशन मतलब प्रोटेक्टिव कवरिंग है किसकी? एक्सॉन की। थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं: सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन। अभी आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है, ये 10th का टॉपिक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बता दिया है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सपोज कि मेरा जो हैंड है, ठीक है, मैंने अपने हैंड को फ्लेम के ऊपर टच कर दिया, फिंगर को। अब क्या होगा? मैं हाथ एकदम से हटाऊंगा। इस दौरान हुआ क्या? जैसे ही फ्लेम के ऊपर मैंने फिंगर टच करी है, वो जो पर्टिकुलर फिंगर है, वो फिंगर से जिन न्यूरॉन्स ने सिग्नल को लेकर भेजा है स्पाइनल कॉर्ड तक, वो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं।
और जो लेकर आते हैं रिस्पॉन्स को वो मोटर न्यूरॉन होते हैं। ध्यान रखना, जाने वाला रास्ता अलग है, आने वाला रास्ता अलग है। न्यूरॉन की पूरी चेन है, ले जाने वाले सेंसरी न्यूरॉन है, लाने वाले मोटर न्यूरॉन है, और दोनों को जोड़ने वाले रिले न्यूरॉन है। ये ध्यान रखना। रिले रेस देखिए, रिले रेस में क्या होता है, एक पर्सन स्टिक लेके दौड़ता है, वो दूसरे को दे देता है। तो ये वही है, रिले न्यूरॉन मतलब जो दोनों को कनेक्ट करे। वहां से सिग्नल लेके दूसरे को दे दिया, मोटर न्यूरॉन को दे दिया। रिले सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल लेके मोटर न्यूरॉन को दे दिया। रिले न्यूरॉन को इंटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं। इंटर न्यूरॉन्स मतलब, इंटर मतलब दोनों के बीच में। रिले जो न्यूरॉन है या इंटर न्यूरॉन है वो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में है। तो ये कहाँ होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। तो ले जाने वाला सेंसरी न्यूरॉन, लाने वाला मोटर न्यूरॉन, और दोनों को जोड़ने वाला रिले न्यूरॉन। और एक मजे की बात बताऊं, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, यानी सडन एक्शन होता है, जब आपको अपनी जान बचानी है, यानी फिंगर गई फ्लेम पे, एकदम से आपने अपने आप को बचाया, तो जब एकदम से सिग्नल आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, उस दौरान ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता है। ये आप ध्यान रखना, ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व इन द केस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। जो इमीडिएट रिस्पॉन्सेस होते हैं आपकी बॉडी, उसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रेन इज अ प्रिंसिपल, स्पाइनल कॉर्ड इज अ क्लास टीचर, एंड यू आर द स्टूडेंट्स। जैसे इस ब्रेन ने यानी प्रिंसिपल ने क्लास टीचर को राइट्स दे दिए कि इमरजेंसी हो, कोई बच्चा बेहोश होकर गिर जाए, तुरंत तुम ही एक्शन ले लेना, मुझसे आके मत पूछना कि इस केस में क्या करूं। तो जब स्पाइनल कॉर्ड एक्शन लेता है इमरजेंसी के केस में, उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इन द केस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन द ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, बट पॉइंट टू बी नोटेड, अगर रिफ्लेक्स एक्शन जो फेशियल ऑर्गन्स पे हो, जैसे आंखों में कुछ चला गया, कान में किसी ने एकदम से चिल्ला दिया आपके, है ना, तो क्या होगा, तब स्पाइनल कॉर्ड तो दूर है, तब ब्रेन ही कंट्रोल करेगा। ध्यान रखना, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस यानी बॉडी के सब पार्ट्स के रिफ्लेक्सेस एक्सेप्ट द फेशियल ऑर्गन्स, वो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। ठीक है, इसी कारण से कई बार गलतियां होती हैं जब इमरजेंसी होती है। गलतियां हो जाती है कि आपने हाथ हटाया और पीछे आपका दोस्त रखा खड़ा था, उसी के मुंह पे लग गई, तो आप बोलते हो सॉरी सॉरी यार, एकदम से मेरा हाथ इधर चला गया था। ठीक है, या दरवाजे में उंगली आ गई, एकदम मैंने हाथ हटाया। तो जब ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है ना, गलती नहीं करता है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड, उसको उतना नहीं है, उसको तो बस जान बचाना है, तो गलती कर देता है। ठीक है, Synapse क्या है? It is the gap between two neurons cross using neurotransmitter. Neurotransmitters are nothing but the chemicals released at the point called the synapse. Reflex actions are automatic responses. अपने आप होते हैं, controlled by the spinal cord. ये देखो लिख दिया यहाँ, है ना? So I think आपको समझ में आया होगा। कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट्स बता देते हैं। Your brain has 86 billion neurons approximately. 86 बिलियन न्यूरॉन्स। आपके ब्रेन की कितनी कैपेसिटी है? हम लोग बोलते हैं ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन, स्वामी विवेकानंद का ब्रेन, इन्होंने कितना ब्रेन का यूज किया। आप लोग भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स एट अप टू 120 मीटर पर सेकेंड फास्टर देन अ कार। अब आप देख लीजिए, आपका नर्व इम्पल्स कितना फास्ट ट्रेवल कर रहा है। अ सिंगल न्यूरॉन कैन कनेक्ट टू 10,000 अदर न्यूरॉन्स। अब आप देखो, न्यूरॉन न्यूरॉन कनेक्टेड नहीं है, गैप है। अब आपको समझ में आया वो गैप क्यों है, कि अब हमको एक न्यूरॉन से सिग्नल तो आ गया, अब हम उसको कहाँ ट्रांसफर करें। ये उस हिसाब से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, जो उसी कंसर्न न्यूरॉन के डेंड्राइट पर रिसीव होंगे जहां पर उसको जाना है। इसलिए जो डेंड्राइट होते हैं उस पर रिसेप्टर्स होते हैं कि किस तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करना है। गेटिंग द पॉइंट? इसलिए कनेक्टेड नहीं है, ये तो सिग्नल एक ही डायरेक्शन में जाता रहेगा। हमारी इच्छा वहां पे भेजे। आपको पता है आपका ब्रेन, इसमें कितना सब कुछ है, मेमोरी, इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, लॉजिक, क्रिएटिविटी, कितना सब कुछ है। अलग अलग ब्रेन के पार्ट्स हैं, आप क्लास 10th में पढ़ेंगे। अलग अलग पार्ट्स हैं, लोब्स होते हैं आपके ब्रेन में, 11th 12th में आप लोग पढ़ते हैं, कितने सारे लोब्स हैं। आप लोग अपने आप को अगर क्रिएटिव रखना चाहते हैं तो कौन सा लोब बहुत ज्यादा एक्टिव है, लॉजिकल रखना चाहते हैं तो कौन सा लोब एक्टिव है, ये सब मैटर करता है। ठीक है, यू आर बॉन्ड विद ऑलमोस्ट ऑल द न्यूरॉन्स यू विल एवर हैव। आप सभी न्यूरॉन्स के साथ पैदा हुए हैं, इसलिए एक छोटा बच्चा मोबाइल बहुत जल्दी सीख जाता है और दादाजी को सीखने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि नया नया बच्चा आया, सारे न्यूरॉन्स एक्टिव है, और दादाजी तक आते आते बहुत सारी टेंशन्स ले लेके कई सारे न्यूरॉन्स डीजनरेट हो गए हैं। इस कारण से जब सारे न्यूरॉन्स मिलके काम करते हैं तो आप ज्यादा एक्टिव और बहुत जल्दी चीजों को सीखते हैं। ठीक है, इसलिए
आप लोग सिर्फ मोबाइल नहीं, हर चीज में आपको अपना दिमाग अच्छे से लगाना चाहिए, क्रिएटिव रहना चाहिए। योर ब्रेन यूजेस 20% ऑफ योर टोटल बॉडीज एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा यूज आपके ब्रेन के द्वारा होता है, ठीक है। तो बॉडी की एनर्जी का 20% आपका ब्रेन यूज कर रहा है। अच्छा, आप बोलेंगे हमारा ब्रेन तो अनयूज्ड है, हम ज्यादा यूज ही नहीं करते। अरे तो भी फालतू के ख्यालात तो आते ही है ना अपने दिमाग में। तो इसलिए कहते हैं कि अपने माइंड को आपको एक डायरेक्शन देना चाहिए, ठीक है। और ब्रेन में बहुत कैपेसिटी है, बहुत एनर्जी। आप जैसा सोचेंगे एज पर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कॉस्मिक एनर्जीज आप अट्रैक्ट करते हैं और आप उस दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं, आप सफल हो जाते हैं। न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, डेफिनेटली। सेल की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी सेल। तो न्यूरॉन क्या? न्यूरॉन भी तो एक सेल है। तो नर्वस टिश्यू या ब्रेन की या स्पाइनल कॉर्ड या पूरी बॉडी के न्यूरॉन्स की हम सबसे छोटी यूनिट बोले तो न्यूरॉन है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्राइट, एक्सॉन सेंड्स इंपल्स अवे, डेंड्राइट रिसीव्स इट, ठीक है। डेंड्राइट ने रिसीव किया, फिर एक्सॉन लेके गया, फिर अगला डेंड्राइट रिसीव करेगा, फिर एक्सॉन लेके जाएगा, फिर अगला डेंड्राइट रिसीव करेगा। तो इस तरीके से चलता है। माइलिन शीथ क्या है? फैटी कवरिंग दैट इंसुलेट्स एक्सॉन एंड स्प्लिट्स इंपल्स। एक्सॉन को इंसुलेट कर देती है और इंपल्स को स्पीड अप कर देती है, ठीक है। साइनेप्स क्या है? बता दिया, एक जंक्शन है दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन। जंक्शन मतलब जहां पर मिलते हैं, मिलने का मतलब सिर्फ गैप है यहाँ पर। सिग्नल क्रॉसेस वाया न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी केमिकल। व्हाट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन? स्पाइनल कॉर्ड, नॉट द ब्रेन डायरेक्टली। अच्छा, बेसिकली यहाँ स्पाइनल रिफ्लेक्सेस की बात कर रहे हैं ना, लेकिन आप लोग अभी के लेवल पे लिख सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? द सडन इनवॉलेंटरी एक्शन। सडन मतलब एकदम से होने वाले, इनवॉलेंटरी मतलब नॉट इन योर कॉन्शियस कंट्रोल। जैसे उंगली आ गई आपके दरवाजे में, आपने एकदम से हाथ हटाया, कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है आपके, तो सडन हो रहा है। इनवॉलेंटरी मतलब नॉट इन आवर कॉन्शियस कंट्रोल, इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, इसके बारे में हम क्लास 10th में बात करेंगे। आई थिंक यू एंजॉयड दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम मस्कुलर टिश्यू पे बनाते हैं, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, गुड डे।